सही है। उमैर न्याज़ी साहब, ज़ाहिर है जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हैं तो आपके जहन में बहुत सारे अहदाफ है। तहरीक इंसाफ के सामने तो बहुत सारे अहदाफ हैं, जिनमें शॉर्ट टर्म हदफ तो सबसे बड़ा ज़ाहिर है खान साहब की और बाकी कैदियों की रिहाई का है। लॉन्ग टर्म भी आपके बहुत सारे अहदाफ हैं। तो शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म आपके अहदाफ कौन कौन से हैं जिनको लेके आप कल जा रहे हैं मुज़ाकरात के अंदर? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो एज़ सच नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें कि स्टार्ट क्या हो रहा है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रहा है। डायलॉग जो है एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, और सबसे जो खुशाइंद बात है कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक टेबल पे बैठ रही हैं, और पॉलिटिकल फोर्सेस को ही खुद रास्ता निकालना चाहिए। जैसा मेरे भाई ने अभी ज़िक्र किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, बेसिकली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है क्या? बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट डॉक्यूमेंट है कि आप कभी भी जो है ना दूसरी फोर्सेस का कंधा नहीं इस्तेमाल करेंगे पावर में आने के लिए। जी हाँ। तो अब माज़रत के साथ देखें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उस दौर में साइन किया, मगर जब ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसकी नफ़ी उसी वक्त उस डॉक्यूमेंट की हो गई थी जब 9 फरवरी को वो रिज़ल्ट बदला गया, और जो लोग डिज़र्विंग नहीं थे उन्होंने वो सीटें कबूल की और इस ऐवान का हिस्सा बन गए। चलें, अब भी है, वक्त है, फोर्सेस बैठें, इलेक्शंस आते जाते रहते हैं, मगर बुनियादी जो है वो उनकी आपका आपस में पॉलिटिकल फैब्रिक, अंडरस्टैंडिंग थी ना, तो उसको जो इसलिए है ना उन्होंने उसको कर ज़ख्म नहीं लिया। आना अगर चाहिए। पीटीआई के साथ होती फिर शायद ना होता ऐसा। नहीं, मगर ओवरऑल देखें ना, एक माहौल चले बन रहा है। चले, मैं मतलब वो उस तरह से पहले नहीं करते कुछ प्रीएम्प्ट वगैरह है कि चलें अब उसमें जा रहे हैं। मेरे ख्याल से दोनों चले साइड्स चले को, बल्कि पहला जितनी भी साइड्स हैं देखें उसमें, देखें क्योंकि शुरुआत तो जो बहुत कमेटी बहुत बनाई अच्छी है। है। शुरुआत तो बहुत अच्छी है उमैर न्याजी साहब, लेकिन जाहिर है आपका पहला हदफ तो इसमें खान साहब की और बाकी कैदियों की रिहाई का ही है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी यही है, खबर भी आज यही है कि वो तहरीक तो इंसाफ सौ ने भी जो अपना फीसद एक चार्टर वो ऑफ तो डिमांड सौ बनाया उसमें फीसद यही है कि सौ आप कैदियों फीसद की रिहाई की तरफ जाएंगे। आपका ये असीरान की रिहाई, असीरान की रिहाई हमारी डिमांड होएगी। देखें कितना अरसा गुजर गया कि बगैर किसी प्रोग्रेस के, ट्रायल के, आपने लोगों को अंदर रखा है, और लोग भी ऐसे कि नामी ग्रामी, मतलब वर्कर्स भी हैं नामी ग्रामी। अगर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि मतलब उसका जुर्म क्या है कि उसने नवाज शरीफ को इलेक्शन हराया, तो आप उसको एग्जाम्पल बना रहे हैं। हालांकि सिमिलर रोल वाले दूसरी भी खवातीन हैं, वो तो सारी बेल आउट हो गई। उसमें अगर उमर चीमा की एग्जांपल ले लें, वो एज ए गवर्नर आपको उसका रोल नहीं पसंद आया, उसने हुकूमत पंजाब को उस वक्त ओथ नहीं लेने दिया था, तो आप उसे उस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। तो इस तरह की एग्जांपल्स हैं। तो अब वही है, चलें स्पेस क्रिएट करें एक दूसरे के लिए, पॉलिटिकल मैदान में आएँ तो अल्लाह करम करेगा। तो ये ज़ाहिर है कैदियों की रिहाई का आपका सबसे बड़ी डिमांड है, तो उसमें अगर हुकूमत नहीं मानती, चूंकि कल हमारे शो में ही बड़ा वाजे किया है बैरिस्टर अकील साहब ने कि वो कहते हैं किसी किस्म की रिहाई वाला मामला तो नहीं होगा ना खान साहब की ना किसी और कैदी की। वो कह रहे हैं बाकी मामला से बात करनी है तो जरूर करें। अच्छा देखें, ये थोड़ा-सा ज़रा और तरह का है। देखें होता क्या है कि कैदी अदालतों ने ही छोड़ना होता है। देखें हुकूमत कहती है कि हुकूमत नहीं छोड़ सकती, मगर होता क्या है कि जब एक केस में आपका बेल हो जाती है, आपको किसी और अननोन केस में मुलविस कर दिया जाता है और आपको चक्कर दिया जाता है। जैसा शाह साहब का हुआ, वहाँ से इस्लामाबाद से फ़ारिग हुए तो आप लाहौर ले आए, लाहौर से आप फिर कहीं और ले जाएँगे, तो वो चीज़ को रुकना चाहिए। वो चीज़ तो कम से कम हुकूमत के हाथ में है। तो सही है। हुकूमत अगर अपनी नीयत साफ़ रखे, ऑपोजिशन भी खुले दिल के साथ आए, तो मैं समझता हूँ इस मुज़ाकरात से जमहूरियत के लिए बहुत कुछ निकल सकता है। तो बैरिस्टर साहब फिर तहरीक इंसाफ भी मान लेगी ये 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर हुकूमत के मैंडेट को, जो हुकूमत का है कि आप माने हमारी हुकूमत के जो यानी हमारी हुकूमत को माने, हमारी लेजिटिमेसी को आप माने, तो फिर आपकी बातें भी मानी जा सकती हैं उस पर। हुकूमत का भी जो यानी कि जो मेन एक उनका डिमांड है वो यही है कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात को मान लें, मैंडेट इनको को तस्लीम कर लें। अच्छा जी, हर चीज़ का लॉजिकल हल होता है ना। देखें, हम्म। वो भी मैंडेट माना जा सकता है अगर नवाज़ शरीफ साहब अपने सारे फॉर्म 45 पेश कर दें, ख्वाजा आसिफ साहब सारे फॉर्म 45 पेश कर दें, तो क्यों नहीं माना जा सकता? ये तो बात है लॉजिकली है ना। आप टेबल पे बैठे हैं, आप कन्विंस करें कि आपके पास फॉर्म 45 थे, ठीक है, और आप ये तो फिर साबित ना कर मानने दें कि वाली आप बात हुई ना इलेक्शन फिर। जीत के आए, तो हमें क्या एतराज़ हो सकता? नहीं, ये कैसे ना मानने वाली हुई? देखें लॉजिकली है ना, अगर आपके पास फॉर्म 45 ही नहीं है तो आप इलेक्शन कौन सा लड़ें? आप किस तरह से जीत के आए हैं? फिर तो आपको जो है ना एक क्लीन चिट दी गई है, और बल्कि एक वाइल्ड कार्ड दिया गया कि आप पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएँ। तो चलें उस चीज़ पे बात होएगी, बाकी नहीं, पॉलिटिकल सब पार्टीज़ देखें ना, को गिव एंड सबको टेक होता है। रिकॉग्नाइज़ करते हैं, मगर गिव एंड टेक उनके होता है। साइज़ के मुताबिक। गिव एंड टेक होता है जब भी नहीं, मुज़ाकरात होते हैं, गिव एंड बातचीत होती टेक। है, नेगोशिएशन में आपने गिव एंड टेक करना होता है। किसी मौके पे आप 2 कदम पीछे हटते हैं, किसी पे आप का जो हरीफ है वो 2 कदम पीछे हटता है। वो आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप उनके मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं।
आप उनसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो आपके कैदियों देखें को रिहा गिवन कर दें, तो ज़ाहिर है दो दो कदम तो शायद पीछे हटना पड़े। नहीं देखें, कदम पीछे इसी तरह से हटते हैं जो इन्होंने साल अब तकरीबन साल जो हो जाएगा, जो साल हुक्मरानी नाजायज़ कर ली, तो उसको नहीं तस्लीम करेंगे। इनकी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जो इन्होंने बजट स्पेंड किया है, उसको नहीं कबूल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गिव एंड टेक में, ठीक है ना? हम्म, वरना तो उन पे भी जो सवालिया निशान है कि एक 17 सीटों वाले ने इतने बड़े-बड़े फैसले कर लिए, ठीक है ना? सही। अब प्राइवेटाइज़ेशन करने जा रहे और बहुत सारे मामलात किए, वो सारी चीज़ें हैं, वो देखने वाली हैं। अभी जो है ना, एक इन्होंने जो फर्म हायर की है $1.5 बिलियन जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी, ठीक है ना, लॉबिंग की, हम्म। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे फैसले, ठीक है, कल को वो रिव्यू नहीं हो सकते। सही है। मेयर देखिए नाज़िर साहब, प्रोसिक्यूशन आपको तो हमने करा। मुज़ाकरात को टाइम देना होगा। ज़ाहिर है खान साहब की तरफ से भी एक बड़ा सख्त रिस्पॉन्स कभी कभार आ जाया करता है। वो अपनी ही पार्टी की जो क़यादत है उससे कभी कभार वो फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी दे देते हैं। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है मुज़ाकरात की कामयाबी का, वो लगता है कि खान साहब को फिलहाल ज़रा जो सख्त और तुंद तेज़ बयानात होते हैं, जिसमें वो कभी कभार अपनी पार्टी को भी रगड़ जाते हैं, उससे ज़रा खान साहब को ज़रा थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो शायद फिर ये मुज़ाकरात रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। अच्छा नहीं, मुज़ाकरात रिज़ल्ट ओरिएंटेड होंगे। देखिए, एक चीज़ मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट साइड भी रियलाइज़ करती है। देखें, खान साहब ने एक मेजर जो है ना पॉलिसी शिफ्ट लिया है, अगर देखा जाए इस सारे प्रोसेस में। अगर 8 फरवरी के बाद था तो एक पूरी कदगन थी कंप्लीटली कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम के साथ नहीं जी हाँ। बाँधनी। अगर इससे उन्होंने डिपार्चर लिया है और 5 बंदों को मैंडेट दिया है, तो और ये मेरे ख़्याल से उन्होंने सोच समझ के किया है। तो इन्हें भी कुछ ना कही हुई बातों को समझना चाहिए, चीज़ों को रियलाइज़ करें, बैठें टेबल पे, तो आगे फिर देखते हैं क्या चीज़ अनफ़ोल्ड होती है। और मेरे ख़्याल से जो भी अनफ़ोल्ड होगा, वो अवाम के लिए बेहतर होगा। बुनियादी तौर पे जो इस वक्त सिचुएशन समझने वाली है कि देखें, इस वक्त अवाम का सोचना पड़ेगा। अवाम को जिस दहाने पे इस वक्त हमने ला के खड़ा कर दिया, ओवरऑल पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ मैं, खाली इनकी नहीं, कि ओवरऑल अब उनके पास स्पेस नहीं है। अगर हम उनको फर्दर 2-3 माह और स्क्वीज़ कर देंगे तो क्या निकलेगा? देखिए, किसान का बदहाल है, उसने व्हीट पे अपने गंदों में टिका के नुकसान किया, कपास की कीमत नहीं बनी, मतलब सूरत हाल ये है। फिर आपका जीएसपी प्लस स्टेटस रिव्यू में जा रहा है मार्च में। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस अलाइन नहीं होती, कोई उस फ्रंट पे खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मुश्किलात दरपेश हैं। तो इन चीज़ों को देखने वाली बात है। अभी तो जहाँ तक पाकिस्तान इलेक्शन तहरीक का इंसाफ मामला है, 18 मल्टीपल फ्रंट्स पे गवर्नमेंट को जो है वो चैलेंज कर रही है। कभी आप सड़कों पे गवर्नमेंट को जो है वो कन्फ्रंट करते हैं, चैलेंज करते हैं। कभी आप अदालतों के अंदर जाके, ज़ाहिर अदालतों के अंदर तो आपका वो सिलसिला चलता रहेगा आगे भी जाके, अगर आपके मुज़ाकरात होते भी हैं। शायद आप जो आपकी मुज़ामती तरीका है वो फिलहाल आप शायद रोक दें। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो तरीके से आप कर रही है, वो है इंटरनेशनल लॉबिंग, इंटरनेशनल प्रेशर जो कि इस वक्त आप डलवा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। वो सिलसिला भी फिलहाल रुकेगा मुज़ाकरात के दौरान, या वो जारी रहेगा? अच्छा देखें, लॉबिंग इस तरह नहीं, ओवरऑल देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो एक साइजेबल इन्फ्लुएंस रखते हैं, एक आवाज़ रखते हैं, और वो अपनी आवाज़ कॉन्स्टेंटली रेज़ कर रहे हैं। देखें, वो आपकी खान साहब ह्यूमन की मर्जी राइट्स और मंशा से ही हो वायलेशन रहा है के ना, इश्यूज़ ऑब्वियसली। हैं। वे नहीं, नहीं देखें, वेस्ट क्या आंखें बंद कर लेगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में क्या हो रहा है? चार राइट। दीवारी आग का तकद्दुस कहीं छोड़ा है? देखें ओवरऑल क्या हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर आप पुराने किसी भी दौर से देखें, बिल्कुल। मुशर्रफ का दौर हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने बड़ों से अगर ज़िया का दौर देख लें, मतलब जो बर्बरियत इस दौर में हुई है पहले कभी भी नहीं हुई। तो अभी भी मौका है, उस चीज़ों को जो है ना हम सीधा कर सकते हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं, कमीशन बना लें, चीज़ों को देख लें। लाजमी नहीं है कि वो सारे का सारा ब्लेम एक गवर्नमेंट पे जाए, उसके पीछे और भी बहुत सारी फोर्सेज हो सकते हैं सही और है। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को देखें। ठीक हो गया। अफनान साहब, वो तो फिर अपनी मुज़ामत तो फिलहाल वो तर्क कर रहे हैं। एक और जो इंटरनेशनल वाला मामला है, शायद 20 जनवरी भी अब करीब आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ होना है। तो ये भी गवर्नमेंट को है कि हमने उससे पहले पहले किसी मामले पे एग्री कर जाना है, चूँकि वहाँ से फिर प्रेशर आ गया तो फिर सूरत हाल कुछ और रुख इख्तियार कर सकती है। देखिए पाकिस्तान की तारीख में जो है वो ये भी हुआ है कि अमेरिका का प्रेशर आया और यहाँ पे लोग ढेर हो गए हैं, हम्म। और ये भी हुआ है कि लोगों ने आगे से स्टैंड ले लिया है। दोनों चीज़ें हुई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 6 एटमी धमाके कर दिए, क्लिंटन को नो कर दी, $5 बिलियन उस वक्त मिल रहे थे, उसको नो कर दी। और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने रिचर्ड आर्मिटेज, जो अंडर सेक्रेटरी भी नहीं था, सॉरी जो अंडर सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं था, उसके एक फ़ोन कॉल के ऊपर ढेर हो गए। ये भी हमारी तारीख है। ज़ियाउल हक साहब जो है वो नहीं हुए, उनकी भी एक हिस्ट्री है। उन्होंने वो एक बड़ी मशहूर बात की थी ना, वो प्रेसिडेंट था, उसको दीज आर पीनट्स उनके अल्फाज थे कि ये पीनट्स हैं, ये तो मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। फिर उसके बाद अब यहाँ बेहतर मामला हो गया था। तो
अब बात यह है कि हम इसको इस जिस तरह तरह से वहां से ट्वीट्स वगैरह आ रही हैं, लग रहा है कि प्रेशर तो आएगा नहीं, वो ठीक ठाक किस्म का, वो अभी से बिल्डअप होना शुरू हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एटमी धमाकों से ज़्यादा प्रेशर तो क्या ही होगा ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज़्यादा प्रेशर तो क्या ही होगा। मैं ये आप उसको सोच लें, तसव्वुर कर लें, आज भी हम पे कितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है। तो बात यह है कि हम इस इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, सही है। और ना ही पीटीआई को ये काम करना चाहिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आप मुल्क के आपने मुल्क की और रियासत के मफाद को भी देखना होता है। आप खाली अपने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए हर चीज़ को रोंद नहीं सकते। ठीक है। फिर जहाँ तक एक मैं बात कर दूँ, इन्होंने बर्बरियत की बात की, आप ये भूल गए हैं कि इस मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो थी ना 80s में, वो जब सजाएं देती थी तो आपको राइट ऑफ अपील नहीं होता था। लोग जो है उनको फांसियाँ लगीं, लोग शहीद हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ इस मुल्क में। सही तो है। ये कह रहे हैं अब सबसे ज़्यादा आपको कुछ कहा किसी ने है नहीं, आपके सारे लोग पूरे के कोई जेल में ज़रूर बंद है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन आप उसको उससे जाके बर्बरियत से मिला रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया सदर अफनानुल्लाह साहब आपका और उमैर नाइद साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था।